नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। इसरो के चंद्रमा से जुड़े नए मिशन और पार्किंसन से जुड़े ताज़ा शोध, इसके अलावा चर्चा करेंगे विश्व भर में मनाए जाने वाले डे ऑफ फोटोनिक्स की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इसरो के चंद्रमा पर टेलीस्कोप स्थापित करने की तैयारी, इसरो चेयरमैन ने दी जानकारी। दिल्ली में आयोजित हुई CII इनोवेशन अवार्ड सेरेमनी, बेहतर इनोवेशन के लिए दिए गए पुरस्कार। पार्किंसंस बीमारी से मिलेगा लोगों को छुटकारा, IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई थेरेपी। डेनमार्क में दिखा प्रवासी पक्षियों का आकाश में सुंदर नजारा, देखने के लिए इकट्ठा हुए सैलानी। और खोज खबर में चर्चा करेंगे फोटोनिक्स के विज्ञान की, जानेंगे क्या है हमारे जीवन में फोटोनिक्स का महत्व। चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। इसरो अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छूने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में IIT मद्रास में आयोजित दूसरे APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल लेक्चर में इसरो अध्यक्ष AS किरण कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उनके मुताबिक इसरो अब चंद्रमा पर टेलीस्कोप स्थापित करने की तैयारी में है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी चल रही है। वहीं इस मौके पर इसरो अध्यक्ष ने अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी कई जानकारियां छात्रों से साझा की। देश के पहले एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह एस्ट्रोसैट में 2 टेलीस्कोप लगाने के बाद अब इसरो नई ऊंचाइयों की योजना बना रहा है। जल्द ही इसरो अंतरिक्ष पर लूनर टेलीस्कोप से नजर रखेगा। जी हां, इसरो ने चांद पर टेलीस्कोप लगाने के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बातचीत शुरू कर दी है। The 2 telescopes, whatever these telescopes we have done, now we are looking at what should be our next AstroSat follow-on mission, and also there is some discussion on whether with an international body, this discussion is in progress, whether we can set up a telescope on moon. See, for example, today in Hanley, there is a remote telescope operation where the actual operation is done from Bangalore with very minimal support from that place. Same way, if you can set up something on moon, then you have got no atmosphere there and there are no atmospheric effects and you have a lot of advantages in that. So these are under discussion. Maybe in some time in future, we will come up with what kind of scientific observation capability we will build for ourselves. इसरो अध्यक्ष AS किरण कुमार ने IIT मद्रास में दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल व्याख्यान के दौरान ये ऐलान किया है। इस मौके पर IIT मद्रास के निदेशक भी मौजूद रहे। मशहूर वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में ये व्याख्यान युवा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने और उन्हें देश के कुछ मशहूर वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस दौरान इसरो अध्यक्ष ने चांद पर टेलीस्कोप लगाने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि चांद पर वातावरण ना होने के कारण वातावरण से होने वाले अशांति भी नहीं है, जिससे बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वैज्ञानिक निरीक्षण के क्षेत्र में फिलहाल इसरो उन संभावनाओं पर विचार कर रहा है जो अमेरिका में पश्चिमी वर्जीनिया के हैंडले में स्थित हैं, जिन्हें बेंगलुरु से ही रिमोट के जरिए संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने GSLV Mark 3 को लॉन्च करने की तैयारियों के बारे में भी बताया, जिसकी क्षमता 4 टन वजन के उपग्रह ढोने की होगी। व्याख्यान के दौरान किरण कुमार ने छात्रों से खुलकर बातचीत की और बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट और उसके लागत से जुड़े सवालों का जवाब दिया। दिल्ली में हाल ही में 8वें इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत CII इनोवेशन अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर इनोवेशंस के लिए कई इनोवेटर्स को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी राज्य मंत्री YS चौधरी ने सम्मानित किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
देश उन शोधकर्ताओं का शुक्रगुजार है जिनके अद्भुत योगदान की वजह से आज भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक है। नित्य नए ज्ञान और उन पर आधारित नए उत्पादों की वजह से आज भारत न सिर्फ रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि नए आविष्कारों के पूरे इस्तेमाल के लिए एक व्यवस्था भी कायम कर रहा है। प्रोत्साहन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इनोवेशन अवार्ड्स प्रदान किए गए। राजधानी नई दिल्ली में 19 अक्टूबर को आयोजित 8वें इंडियन इनोवेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत प्रमुख शोधकर्ताओं को CII ने पुरस्कृत किया। विभिन्न क्षेत्रों के विजेताओं को विज्ञान, तकनीकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री YS चौधरी ने पुरस्कार प्रदान किया। It's really great that CII, AICT and DST has provided a platform that innovators like us can move out of the college boundaries and present the ideas over here. So it feels really good. We get an opportunity and get a chance to interact with so many people and the big personalities. सो हमने एक मशीन बनाई है फॉर मेडिकल। इस मशीन में क्या करते हैं कि जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी है जो कि हम हार्ट डिजीज़ की और ब्रेन डिजीज़ की करते हैं, हृदय रोग और दिमागी बीमारियों के लिए, इस मशीन के बाद उसका जो उपचार की कीमत है वो आधी रह जाती है। तो इसमें रिजल्ट ये रहता है कि अभी तक 8 में से 10 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट कॉस्ट जो खर्चा है दवाइयों का वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस मशीन के बाद वो जो ट्रीटमेंट का जो इलाज का खर्चा वो आधा रहने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकेंगे और इंडिया और बाकी गरीब देशों में भी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। समारोह को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने खास तौर से संबोधित किया। CII इनोवेशन पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता के लिए आए 3 प्लैटिनम, स्वर्ण और रजत पुरस्कार, शोध के क्षेत्र में सबसे मेधावी छात्र को AICTE पुरस्कार, मेधावी युवा शोधकर्ताओं को यंग इंडियंस अवार्ड्स, स्टार्टअप बोर्ड अवार्ड्स, इंडियन एंजल नेटवर्क अवार्ड्स इत्यादि शामिल हैं। हर पुरस्कार में नगद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के अलावा शोध के लिए अनुदान दिया जाता है। पार्किंसंस यानी दिमाग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जिसके लक्षण जल्दी नहीं दिखाई देते। खास तौर पर बुजुर्गों में होने वाली इस बीमारी में हाथों में कपकपी, चलने में दिक्कत जैसी कई समस्याएं होती हैं। दुनिया भर में आज लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और फिलहाल इससे बचने का कोई बेहतर उपाय भी नहीं मिल पाया है। इसी कड़ी में IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस के लिए एक नई थेरेपी विकसित की है जिससे मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शरीर में थरथराहट, धीमी रफ्तार, मुश्किल से निकलती आवाज और स्वभाव में कर्कशता, ये लक्षण है दिमाग से जुड़ी उस बीमारी के जिसे दुनिया पार्किंसंस के नाम से जानती है। इस बीमारी में शरीर के लिए जरूरी डोपामाइन पैदा करने वाली दिमाग की कोशिकाएं या न्यूरॉन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। शरीर के लिए आवश्यक रसायन के कम होने का असर केंद्रीय नर्वस सिस्टम के कामकाज पर पड़ता है जो शरीर की गतिविधियों को भी कमजोर बना देता है। अब तक कुछ दवाओं और बेहद खास किस्म के ऑपरेशन के जरिए बीमारी की वजह दूर करने की कोशिश जरूर की जाती रही है, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं निकल पाया है। अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस बीमारी के इलाज की दिशा में बेहद अहम कदम बढ़ाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के प्रोफेसर समीर के माझी और शुभदीप दास की टीम ने पार्किंसंस बीमारी के इलाज के लिए एक नई स्टेम सेल थेरेपी विकसित की है। इस टीम ने पार्किंसन से पीड़ित चूहे के दिमाग में फिर से न्यूरॉन जैसी कोशिकाएं पैदा करने में सफलता पाई है। इस प्रयोग में विशेष मेसेनकाइमल स्टेम सेल का प्रत्यारोपण किया गया, जिसमें पार्किंसन से पीड़ित चूहे के दिमाग की अलग-अलग कोशिकाओं को पहचानने की क्षमता थी। We developed a special class of material called amyloid based material, and we make the hydrogel
and within the hydrogel we put the stem cell which have a capability to regenerate or differentiate to neuron. So that hydrogel along with the stem cell we put inside the brain of the animal model, Parkinson animal model, and we are able to show that stem cell able to differentiate to neuron kind of cells. So the major breakthrough is that we able to develop a special class of material. These materials are very robust, very stable, and it's have direction sense. It can actually direct the stem cell to differentiate to neurons. दिमाग में स्टेम सेल को विशेष रूप से डिजाइन किए गए एमिलॉइड हाइड्रोजेल पर आधारित एमिलॉइड्स नामक खास प्रोटीन के जरिए प्रत्यारोपित किया गया। एमिलॉइड हाइड्रोजेल विषाक्त नहीं होता और नाजुक स्टेम सेल्स को सुरक्षित रखता है। माना जाता है कि हाइड्रोजेल प्रत्यारोपित कोशिकाओं के कामकाज में भी मददगार होता है, उन्हें तयशुदा जगहों पर बनाए रखता है और न्यूरॉन तक पहुंचाता है। So earlier people have transplanted stem cells and they found that the cells first of all the cells die or the cells migrate to other areas of the brain. So we have been able to solve those two problems by transplanting the cells with our unique hydrogel, which enhances the survival of the cell as well as it helps in containment of the cells at the transplanted site. And on the top of that, it also helps in differentiation of those transplanted cells towards neurons, which we want inside the Parkinson's disease brain. शोधकर्ताओं के मुताबिक पीड़ित चूहे के दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों में स्टेम सेल्स प्रत्यारोपित किए गए थे, जिन्होंने न्यूरॉन को संचालित करना शुरू कर दिया। इस शोध के नतीजे NPG एशिया मटेरियल्स में छपे हैं। उम्मीद है कि ये नतीजे पार्किंसंस बीमारी को असाध्य से साध्य बनाने में मददगार साबित होंगे। डेनमार्क में हाल ही में प्रवासी पक्षियों का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जिसमें पक्षी एक साथ नाचते हुए दिखाई दिए। इस खूबसूरत नज़ारे को ब्लैक सन के रूप में जाना जाता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी सैलानी भी इकट्ठा हुए। लेकिन पक्षियों के इस विशेष नृत्य के पीछे भी विज्ञान छिपा हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। भोजन और प्रवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते पक्षियों के झुंड को अक्सर ही आकाश में देखा जाता है, लेकिन ऐसा मौका बेहद कम और मनोरम होता है जब हजारों पक्षियों का झुंड एक साथ आकाश में नृत्य करता दिखाई दे। हर साल की तरह इस साल भी शरद ऋतु में हजारों प्रवासी मैना चिड़ियों का झुंड डेनमार्क के वेडेंसी नेशनल पार्क पहुंचा, जहां धरती पर उतरने से पहले इन पक्षियों ने आकाश में सुंदर नृत्य का नजारा पेश किया। पक्षियों द्वारा अलग अलग दिशाओं में उत्पन्न की जाने वाली इस गतिविधि की वजह से कुछ देर के लिए आकाश ढक जाता है, इसलिए इस घटना को ब्लैक सन का नाम दिया गया है। हर वर्ष इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों सैलानी वेडेंसी नेशनल पार्क पहुंचते हैं। देखा जाए तो इन पक्षियों की इस विशेष गतिविधि के पीछे प्राकृतिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण छिपे हैं। दरअसल जब मीलों का सफर तय कर ये पक्षी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें शिकार का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए वो इस विशेष गतिविधि के द्वारा अपना बचाव करते हैं। Black Sun is the biggest Danish nature event. It is when the starling are going down in the vegetation to sleep and they will be attacked by the hawk and they make marvelous formations. वहीं विज्ञान की नजरों से देखें तो ये भौतिकी के पहलू एक्टिव मैटर पर आधारित है, जो बड़ी संख्या में मौजूद एजेंट द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन एक्टिव मैटर्स के द्वारा ही फ्लॉकिंग पैदा होती है, जिसमें एक कण दूसरे कण को महसूस कर बिल्कुल उसकी तरह ही व्यवहार करते हैं, फिर चाहे वो दिशा हो या फिर गतिविधि। Emergent behavior arising from simple rules followed by individuals. So there is no central coordination. So there is no leader, there is no teacher which is saying go in a circle, go in this direction. No,
individually they organize themselves, they see what is happening around, and this is something we want to understand. ठीक ऐसा ही चिड़ियों के साथ भी होता है। एक विशेष पैटर्न में इधर उधर जाने के लिए उन्हें एक दूसरे से ही संकेत मिलते हैं, जिसके अनुसार वो अपनी दिशा चुनती हैं। ऐसी प्रक्रिया मछलियों, चींटियों और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। द नेचर इंडेक्स 2016 राइजिंग स्टार्स की रिपोर्ट ने भारत को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शोध की श्रेणी में दूसरे पायदान पर रखा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन 100 वैज्ञानिक शोध संस्थाओं में भारत के काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। तकनीकी कारणों से थोड़े विलंब के बाद सोयूज एयरक्राफ्ट से तीनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ISS पहुंचने में इन्हें 2 दिन लगेंगे। ये हैं नासा के शेन किम्ब्रो और आंड्रे बोरिसेंको और रोसकॉस्मोस के सर्गेई रिजिकोव। ISS में इस टीम का मिशन 4 महीनों के लिए होगा और वहां ये रोसकॉस्मोस के एनाटोली आइवनिशन, नासा के केट रूबिन्स और जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के टाकुया ओनिशी की जगह लेंगे। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को 30 अक्टूबर को धरती पर लौटना है। ऑपरेशन स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत मिस्र के पिरामिडों में छुपे हुए चेंबर खोज रहे पुरातत्ववेत्ताओं ने गीजा के पिरामिड में 2 गुप्त गुफाएं खोज निकाली हैं। इस पिरामिड को 4500 साल पहले राजा खुफू के शासनकाल में बनाया गया था। इनमें एक गुफा पिरामिड के उत्तरी हिस्से में पाई गई, जबकि दूसरी पिरामिड के उत्तर पूर्वी कोने पर मिली है। शोधकर्ता रेडियोग्राफी और कई 3D रूपांतर के जरिए इनका अध्ययन कर रहे हैं। एक दुर्लभ मेडिकल मुकाम में न्यूयॉर्क स्थित एक फर्टिलिटी विशेषज्ञ ने दावा किया है कि उसने स्पिंडल न्यूक्लियर ट्रांसफर या 3 पेरेंट नामक तकनीकी से सफल निषेचन किया, जिसके बाद एक लड़का पैदा हुआ। ये ऐलान न्यूयॉर्क के न्यू होप फर्टिलिटी सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर जॉन जांग ने किया, जो इस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के रोगियों के लिए ये प्रक्रिया कारगर है, जिसका संक्रमण माताओं से होता है। प्रकाश के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमारे आसपास कई रूपों में ये मौजूद है, फिर चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या फिर कृत्रिम। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक प्रकाश के रूपों में भी काफी बदलाव आए हैं। इसी का एक रूप है फोटोनिक्स, जो प्रकाश से लेकर संचार तक आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन ये काम कैसे करता है और इसका विज्ञान क्या है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज अपने सेगमेंट खोज खबर में। पानी और ऑक्सीजन के बाद धरती पर जिसने जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में मदद की है, वो है रोशनी। प्रकाश संश्लेषण से लेकर देखने और आम लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या जिंदगी, हर क्षेत्र में प्रकाश का योगदान है। पुराने जमाने की तरह रोशनी आज रहस्य की वस्तु नहीं रह गई है और आधुनिक विज्ञान ने रोशनी के लगभग हर पहलू पर प्रकाश डाला है और उसकी व्याख्या की है। भौतिक विज्ञान के जानकारों ने खोजा
कि प्रकाश में फोटॉन नामक अति सूक्ष्म कण होते हैं और इसी खोज से फोटोनिक्स का विज्ञान विकसित हुआ। जैसा नाम से ही पता चलता है कि फोटोनिक्स प्रकाश या फोटोन का विज्ञान है और प्रकाश के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। मसलन इसकी उत्पत्ति, खोज, परिचालन, प्रवाह, कम ज्यादा होना, संकेतों की व्याख्या, परिवर्तन, विस्तार इत्यादि। फोटोनिक्स तकनीकी में शामिल है एलईडी से रोशनी, फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा, फोटोनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट, आंखों से जुड़े उपकरण, लेजर, सेंसर, इमेजिंग डिस्प्ले, प्रोजेक्टर, ऑप्टिक फाइबर और भी बहुत कुछ। फोटोनिक्स के लंबे और गौरवपूर्ण इतिहास में 21 अक्टूबर 1983 का बेहद अहम स्थान है। इसी दिन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में तय किया गया था कि प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस ऐतिहासिक दिवस की याद में बिना फायदे वाला फोटोनिक्स औद्योगिक एसोसिएशन एपिक हर 2 साल पर 21 अक्टूबर को एक समारोह आयोजित करता है। इस समारोह में 28 देशों के 250 सदस्य हिस्सा लेते हैं। वास्तव में आज की तारीख में हमारी जिंदगी के हर हिस्से में फोटोनिक्स की अहमियत है। ऐसे कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले रोशनी प्रदान करने वाले ऊर्जा और डिस्प्ले से जुड़े उपकरण आते हैं। फोटोनिक्स जीवन के हर पहलू में समाया हुआ है, चाहे वो देखने के लिए विशाल एलईडी हो या ऊर्जा पैदा करने के लिए सौर पैनल। गिनती अंतहीन है। आईटी और संचार या सीधे शब्दों में कहें तो ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट, सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरे डिस्क भी फोटोनिक्स का ही हिस्सा है। आज हम अपने टेलीविजन सेट और एयर कंडीशनर को संचालित करने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। रक्षा में निगरानी, चेतावनी, नेविगेशन, खोज और बचाव, बम की तलाश इत्यादि में फोटोनिक्स का योगदान है। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी तकनीकी हाई पावर लेजर का इस्तेमाल करती है। औद्योगिक निर्माण में भी काफी हद तक लेजर तकनीकी का इस्तेमाल होता है, मसलन वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग इत्यादि। इसी तरह फोटोनिक्स विज्ञान का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तकनीकी में भी किया जाता है। रोशनी का इस्तेमाल रोग की पहचान, उपचार और जैविक नमूनों की जांच के लिए होता है। फोटोनिक्स से जुड़ी तमाम उपलब्धियों को सम्मान देने का दिन है डे ऑफ फोटोनिक्स, जो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विज्ञान प्रसार डे ऑफ फोटोनिक्स में फोटोनिक्स को लेके पॉपुलर लेवल पे अलग अलग जगहों पे लेक्चर कर रहा है, क्विज कंपटीशन और मूवी शो का आयोजन कर रहा है। ये जो लेक्चर है ये स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स सभी के लिए है, जो पॉपुलर लेवल पर बच्चों में फोटोनिक्स और लाइट को लेके उनकी पहचान बनाने के लिए है कि लाइट और फोटोनिक्स को किस तरह से वो समझ सकें। इस साल इस मौके पर दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में 100 से ज्यादा गतिविधियां संचालित की गई, जिनमें हमारी रोजमर्रे की जिंदगी में फोटोनिक्स के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया। वाकई दुनिया ये महसूस कर रही है कि प्रकाश विज्ञान जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश। जल्द ही हम रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर हम शपथ लें कि दुनिया के हर कोने में, हर घर में रोशनी पहुंचाएंगे और पूरी उम्मीद है कि दुनिया के हर कोने में, हर घर को रोशन करने का ये संकल्प जल्द ही पूरा होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार।